राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक दहेज हत्या की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कालू की बहू ने आग लगा ली थी, इसीलिए पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। जो भी यह सुनता कालू के घर की तरफ दौड़ने लगता। लोगों का हजूम लगा हुआ था। एक कमरे से धुआं निकल रहा था। आग लगभग बुझ चुकी थी। कालू का पिता हरप्रसाद अपने काम पर सुबह ही निकल गया था। कालू अभी 1 घंटे पहले खाना खाकर खेतों की तरफ ही गया था। जनवरी का महीना था। धूप भी कोई खास नहीं थी, लेकिन सर्दी बहुत तेज भयंकर थी। गांव के स्त्री पुरुष बच्चे सब इकट्ठे हो गए। धुआं भी अब नहीं निकल रहा था। तभी किसी ने कहा, अरे पुलिस को फ़ोन कर दो। तभी दूसरा बोल पड़ा कि पुलिस आ गई तो सारे घर वाले जेल में सड़ जाएंगे। अभी बाप बेटे में से किसी को तो आने दो। कमरे की किवाड़ खोलने की कोशिश की गई तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अब किवाड़ तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। किसी समझदार ने फिर से सलाह दी कि बिना पुलिस के कोई चतुराई मत करो और बहू के माता पिता को सूचना दो। जितने लोग थे उतनी बातें होने लगी। उस व्यक्ति की बात, जो कि एक पढ़ा लिखा और कम आयु का होने के कारण किसी ने नहीं मानी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को तोड़ा और बहू के पीहर में खबर भिजवा दी गई। जल्दी जल्दी उसे मोक्ष धाम ले जाया गया। कालू और हरप्रसाद भी घर आ गए थे। वो कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं थे। जैसे लोग कह रहे थे वैसे ही वो हाँ में हाँ मिला रहे थे। हरप्रसाद एक 45 वर्ष का छोटा सा व्यापारी था। आसपास के गांवों से फसल खरीदता और मंडी में बेच देता था। उसकी कुल 2 संतानें थीं, एक बेटा कालू और दूसरी बेटी अंजू। कालू का विवाह जो उसने सुधा के साथ 8 साल पहले कर दिया था। 8 साल से सुधा के कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए सुधा बहुत परेशान रहती थी। महिला सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन उसे कोई बांझ कहकर चढ़ा दे तो उसे बहुत दुख होता है। कालू और सुधा ने भी अपनी सभी जांचें कराईं, लेकिन कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। कल पड़ोस में कहा सुनी हो रही थी। बात ही बात में कालू की पत्नी से वह बोली, ले मेरे तो 3-3 बच्चे हैं, तेरी बहू तो बांझ है, ले खिला ले नाती पोते। सुधा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वो खुद किसी से नहीं लड़ती थी, उसकी सास ही लड़ रही थी। लेकिन शाम को सास ने सुधा को कहा कि बहू तेरे कारण मुझे सुनना पड़ा है। अगर तेरे बच्चे होते तो कोई भी मुझसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अब मैं अपने बेटे का दूसरा विवाह तो नहीं कर सकती, अगर कर सकती तो कल ही कालू का दूसरा विवाह कर लूं। हर महिला का सपना होता है कि वह माँ बने। हर सास का सपना होता है कि वह जल्दी ही दादी बने। रात को सुधा ने खाना नहीं खाया और अपने पति को समझाया कि वह दूसरा विवाह कर ले। सुबह सुधा ने सबके लिए चाय बनाई और घर के काम करती रही। ससुर हरप्रसाद खाना खाकर किसी गांव में चला गया और उसका पति कालू खेत पर चला गया। सास पास के किसी घर पर थी और घर में सुधा अकेली रह गई। उसने खाना नहीं खाया था कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी उसने अंदर से किवाड़ लगाकर केरोसिन अपने ऊपर डाला और आत्मदाह कर लिया। सास को पता चला तब तक तो वो जलकर भस्म हो चुकी थी। लोग दुखी मन से मोक्ष धाम पहुँचे और कालू द्वारा मुखाग्नि दी गई। 2 घंटे के बाद सभी वापस हरप्रसाद के घर शोक सभा में बैठे हुए थे कि सुधा के गांव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर कर 50-60 लोग आ गए। हरप्रसाद के घर के बाहर उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे कि जो लोग बैठे थे हरप्रसाद के घर वो सारे भाग गए।
महिलाएं अभी नहाकर भी नहीं आ पाई थीं कि सुधा के पिता सोनपाल ने गाली देते हुए कहा कि इस घर की एक एक ईंट को बर्बाद कर दूंगा। कहाँ भाग गए डरपोक? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। हरप्रसाद को लोगों ने कहीं दूर जाने का इशारा कर दिया था। एक दो ने समझाने की कोशिश की थी कि अंदर से दरवाजे बंद करके जो हमने आग बुझवाई थी, सुधा ने खुद आग लगाई थी। लेकिन सोनपाल ने किसी की नहीं मानी। वह अपने सगे संबंधियों को लेकर थाने चला गया और दहेज हत्या की धारा लगवाकर उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। तुरंत पुलिस आ गई। शमशान से सुधा की राख ली गई और FSL के लिए भेज दी। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, दहेज के लिए बहू की हत्या, दहेज के लिए बहू को जलाकर मार दिया। विवाह में मोटरसाइकिल न देने के कारण मासूम बहू को जलाया गया। मासूम की हत्या। दहेज के लोभियों को सख्त से सख्त सजा मिले। अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग खबर पढ़ी थी। और अब देर शाम को पुलिस की जीप साए साए करते हुए हरप्रसाद के घर पर आई। सभी घर वाले डरकर किसी दूसरे के घर में जा छुपे थे। उधर शायद परमात्मा ने भी अपना दुख प्रकट करके बरसात शुरू कर दी थी। बड़ी मुश्किल से वो रात उस परिवार ने कहीं गुजारी थी। उस समय मोबाइल तो थे नहीं। दूसरे दिन सुबह लोग अखबार में पढ़कर हरप्रसाद के घर आने लगे। हरप्रसाद के घर में कोई नहीं था। भूखी प्यासी भैंस, पशु जो घर में थे वो बाहर खुले में बंधे हुए थे। कोई चारा पानी नहीं, कोई देखने संभालने वाला नहीं। और ईश्वर का प्रकोप यह कि ठंड के कारण बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। रिमझिम बारिश हो रही थी जिससे सर्दी बहुत अधिक बढ़ गई। लोग वापस लौट जाते। कालू किसी मिलने वाले के घर जाकर छिप गया था, जबकि हरप्रसाद किसी दूसरे के घर जा छिपा था। कालू की माँ किसी पड़ोसी के घर, तो उसकी बहन भी किसी दूसरे के घर समय गुजार रही थी। अगले दिन तीजे की बैठक होनी थी। समझदार और गांव के बड़े बूढ़े लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बैठक की कि पुलिस की गारंटी लेकर अन्य कार्यक्रम करवाए। सुधा की अस्थियां गंगा जी भेजी गईं। बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, इसलिए हरप्रसाद की हिम्मत घर पर आने को हुई थी। शाम तक सभी अपने अपने घर जा चुके थे। तभी रात को लगभग 9 बजे पुलिस की गाड़ी आई और उसमें पहले रामप्रसाद खेतों की तरफ निकल गया, जिससे पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अभी इस गांव से सूचना मिली है कि हरप्रसाद घर पर ही है। पड़ोसियों ने सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य किया कि वे लोग इतना परेशान हैं और लोग उन्हें इतना परेशान करना क्यों चाहते हैं। 8 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस को बुलाकर ला रहे हैं। आखिर घर को छोड़कर कोई कितने दिन बाहर रह सकता था। पुलिस कार्यवाही को रोकने के लिए हरप्रसाद के शुभ चिंतकों ने किसी माध्यम के द्वारा उन्हें रोका गया। बिना कुछ किए तो कोई काम होता ही नहीं था। माध्यम जो बिचौलिए थे, किसी प्रकार पुलिस को उन्होंने राजी किया। ये बता पाना बड़ा मुश्किल था कि कैसे राजी किया। गांव के ही कुछ लोग सुधा के पिता को हर दिन की खबर पहुंचा रहे थे। 10% लोग तो चाहते थे हरप्रसाद बिल्कुल बर्बाद हो जाए, जबकि दूसरे गांव के लोग पूरी ईमानदारी से उसकी सहायता कर रहे थे। हरप्रसाद अपने पिता के अकेला था, इसलिए उसका घनिष्ठ संबंधी कोई भी नहीं था। खाते पीते परिवार से आजकल वैसे भी लोग जलते हैं। हरप्रसाद के पास खूब खेत थे, फसल भी ठीक हो जाती थी। दूसरों की फसल खरीदकर और बेचने में वह अच्छा खासा कमा लेता था और लोग इसी कारण उससे जलते थे। अधिकतर लोग तो यही चाहते थे कि हरप्रसाद को जो है परेशान होना पड़े। गांव के लोगों के द्वारा हर एक सूचना पुलिस और सुधा के पिता को मिल जाती थी।
ब्रह्म भोज करना कोई आवश्यक नहीं था, लेकिन करना पड़ा क्योंकि छोटी छोटी बात भी आगे बढ़कर बड़ी हो जाती है। शाम को सभी बैठे थे। बात त्रयोदशी संस्कार की चल रही थी, पर हरप्रसाद के शुभचिंतक व्यक्ति ने इतना ही कहा कि देखो, जवान मौत है, वो भी आत्मदाह से हुई है, इसलिए केवल ब्राह्मणों को ही बुलाकर कार्यक्रम संपन्न कर ले तो ठीक है। दूसरे दिन इस बात ने बड़ा ही जो रूप धारण करके सामने आई। हरप्रसाद को तो अपनी पुत्र वधू के मरने की खुशी है और इसलिए वह त्रयोदशी संस्कार करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। धैर्य धर्म मित्र और धर्म पत्नी को बुरे समय में ही परखा जाता है। विपदा में पड़ा हरप्रसाद रोज नई बातों से दुखी था। शादी कराने वाले बिचौलिए, जो दोनों पक्षों का रिश्तेदार था, बिचौलिया ने सुधा के पिता से संपर्क किया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरी बेटी को जलाकर मारा गया है। हरप्रसाद के हितैषियों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके कारण हर एक उन पर शक कर रहा था। हुआ यूँ था कि दरवाज़ा तोड़कर सुधा का जला हुआ शरीर बाहर निकाल लिया था, फिर डरकर उस कमरे को साफ कर दिया। कुछ ज़्यादा समझदार महिलाओं ने गैस सिलेंडर रखकर दुर्घटना का रूप देना चाहा, जो कि संभव नहीं था। पुलिस की जांच अधिकारी भी इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे। अगर आत्मदाह किया गया था तो केरोसिन के छींटे फर्श पर जलने के काले निशान क्यों नहीं हैं? पुलिस ने एक ही बात सोची कि इस परिवार ने अपनी बहू सुधा को मारकर इस कमरे में डाल दिया था और दरवाजे को पहले ही तोड़ दिया था। सच्चाई को छुपाने के चक्कर में बेचारे उल्टा फंस गए थे। अब बात को समझना और संभालना बड़ा मुश्किल था। हरप्रसाद के मित्र ने दोनों तरफ से बचाव कार्य कर दिया था। एक तरफ पुलिस जांच अधिकारी बदलवाया गया, दूसरी तरफ सुधा के पिता को समझाने के लिए भाग दौड़ की गई और उसके रिश्तेदारों को सारी सच्चाई बता दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस का जांच अधिकारी बदल दिया गया, जिसने गांव के कई लोगों के बयान लिए, जिसमें हरप्रसाद को निर्दोष साबित करके रिपोर्ट से नाम हटा दिया। अब मुख्य आरोपी कालू और उसकी मां रह गए। दोनों के खिलाफ केस रह गया। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के लिए सुबह शाम चक्कर लगाती। रिश्तेदारों ने राजीनामा का पूरा प्रयास किया, लेकिन सुधा का पिता तब भी राजी नहीं हुआ। वो तो अब अपनी बेटी की मौत का हर्जाना लेने के मूड में था। हरप्रसाद भी 2-1 लाख देकर समझौता करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि 1-2 महीने में 2-3 लाख अब खर्च वह कर चुका था और जितने भी गहने आभूषण थे वे सब गिरवी रख दिए गए थे। पुलिस अधिकारी बदलवाने के बाद डीएसपी रैंक का एक अधिकारी हरप्रसाद के घर फिर से तफ्तीश करने के लिए आए। एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के आने पर लोग सहम गए, लेकिन डीएसपी बहुत ही सरल व्यवहार का और ईमानदार व्यक्ति था। पहले तो लोग डर रहे थे कि जांच अधिकारी बदलवा देने पर कहीं पुलिस अधिकारी नाराज ना हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बहुत जल्दी ही वे लोग सच्चाई का पता लगा लेते हैं। केवल साक्ष्य के अभाव में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। डीएसपी ने पड़ोस के लोगों के बयान लिए, जिन्होंने यही कहा कि आपस में खटपट होती होगी, लेकिन सुधा को इन्होंने नहीं मारा। हुआ यूँ कि एक साधु एक ऐसी गाय लेकर आया था जिसके एक टांग के अतिरिक्त थी, जो पीठ पर लगी हुई थी। वो साधु आशीर्वाद देने के लिए उस गाय को लाया था। महिलाओं में जिज्ञासा अधिक होती है, इसलिए कोई न कोई भविष्य की जानकारी महिलाएं पूछती रहती हैं। महिलाओं ने सुधा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसके संतान कब होगी।
साधु बाबा ने अपनी आदत के अनुसार कह दिया कि अब समय निकल चुका है और अब इसके संतान सुख नहीं है। सुधा को इस तरह की बातें बहुत दुख देती थी। वो रात और सुबह तो सामान्य थी, लेकिन जब घर में अकेली रह गई तो क्या पता क्यों उसने अपने ऊपर कैरोसिन डालकर आग लगा ली। जांच अधिकारी ने ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए और अपने कार्यालय भेज देने की बात कही। पुलिस के डर से छिपे बैठे वो पुलिस के डीएसपी के कार्यालय कैसे चले जाएंगे कहकर पड़ोसियों ने शंका जाहिर की, तो डीएसपी ने भरोसा दिलाया कि कल उन्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा। अभी जब तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होगी तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं करेगा। अगले दिन हरप्रसाद अपने शुभचिंतकों के साथ डीएसपी कार्यालय गया तो कई लोगों के बयान लिए गए। गांव में केवल महिलाओं के बयान ही दर्ज किए गए थे। अब डीएसपी को भी विश्वास हो गया था कि यह पूरा परिवार इस मामले में निर्दोष है। दहेज हत्या के आरोप को दहेज के लिए आहत कर आत्महत्या के लिए प्रेरित का चार्ज में जो बदल दिया गया, जिससे यही भाव था कि इन लोगों ने दहेज के लिए हत्या स्वयं न करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। खैर, जब समय खराब होता है तो इंसान को हर एक व्यक्ति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता। अपने भी पराये की तरह पहचान और बुरे वक्त में ही अपने पराये की पहचान होती है। हरप्रसाद का साथ देने वाला मुश्किल से कोई आता था। हरप्रसाद ने अपने कार्य के अलावा किसी को कभी कष्ट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी इस समाज के लोग एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों के सुख से जितनी दुखी होते हैं उतना अपने दुख से नहीं होते। अपना चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, अपने ऊपर खूब कष्ट हो, तब भी इंसान सुधरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी होकर अपने आप को परमात्मा को कोसता रहता है। हरप्रसाद डीएसपी कार्यालय में से जो अपने घर आ गए, उस दिन पहली बार लगभग 1 महीने में हरप्रसाद अपने घर आया था। 2-3 दिन शांति से गुजरे, लेकिन कुछ लोगों के हस्तक्षेप से पुलिस फिर हरकत में आ गई, जिससे हरप्रसाद का घर पर रहना खतरे से खाली नहीं था। अब वह दिन भर जंगलों में, खेतों में, पहाड़ियों पर समय गुजारता, शाम को अपने घर आ जाता। घर पर कोई नहीं था, तब उसके पड़ोसी उसको खाना, उसके कपड़े धोना, उसकी हर तरह से हिम्मत बंधाते थे। हरप्रसाद अपने दुख से पीड़ित होकर नशे का सेवन करने लगा। वह रोजाना शाम को शराब पीकर रहता। उसके बाद वह बहकी बहकी बातें करके सबको परेशान और दुखी करता। वह अपना कष्ट, अपने मन की पीड़ा शराब के नशे में कहने लगता और दूसरे लोगों को वह दोषी ठहरा देता। हरप्रसाद जी की सहायता करने वाले लोग भी अब उसकी जली कटी बातें सुनकर उससे नाराज होने लगे। कई लोग थे सहायता करने पर भी उसकी उल्टी सीधी बातें सुनकर, जो उनकी इच्छा होती कि इसे खाना ही नहीं दिया जाए, इसके कपड़े नहीं धोए जाएं, इसको जेल में ही डलवा दिया जाए। लेकिन फिर कोई समझाता कि इतनी बड़ी विपत्ति के बाद इसका दिमागी संतुलन खो बैठा है, जैसे ही इस विपत्ति से छुटकारा मिलेगा वह स्वयं सही हो जाएगा। इसको ज्ञान नहीं है कि मुझे किससे क्या कहना चाहिए और क्या मैं कह रहा हूँ। साथ देने वाले कोई अपशब्द कहकर जो पीड़ित कर रहा हूँ, जो मेरे साथ रह रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, उन्हीं को मैं दुखी कर रहा हूँ। अब इसे केवल अपना दुख, अपना बेटा, अपनी पत्नी और अपनी बेटी की चिंता है, क्योंकि इसे डर है कहीं जेल में रहकर पूरा परिवार ही ना बिखर जाए। इसी कारण यह अपने मन की मनोदशा को छुपाते हुए उल्टा सीधा कह देता है। अब सुधा की मौत को 1 साल होने को आया।
कालू अपने मित्रों के साथ कहीं दूर चला गया। हरप्रसाद अकेला पुलिस से छिपता फिर रहा था। समाज के लोगों ने सुधा के पिता पर समझौता करने का दबाव डाला, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया। हरप्रसाद के सारे गहने जेवर सब बिकने लग गए। अब वो कर्जे में आ गया, क्योंकि वकील और पुलिस को चुप रखना बहुत मुश्किल था। अब सबने एक ही सलाह दी कि एक बार अपने बेटे को पुलिस को सौंप दे, क्योंकि ऐसे केसों में बिना अरेस्ट किए जमानत नहीं होती। लोगों की बात भी सही थी, क्योंकि कुछ नियम कानून धाराएं ऐसी हैं कि बिना गिरफ्तारी के कोर्ट से भी जमानत नहीं होती। कालू को पुलिस के आगे समर्पण करना पड़ा, जिससे उसकी मां अटैक से मर गई। कालू अकेला ही अपने माता पिता का लाडला पुत्र था। उसे जाते हुए जेल देखकर उसकी मां, जो उसकी हरप्रसाद की पत्नी थी, उसको बड़ा सदमा लगा और 1 घंटे के अंदर ही वह स्वर्ग सिधार गई। पुत्र वियोग को सहन करना हर किसी के वश की बात नहीं है। हरप्रसाद अपने बेटे की जमानत के लिए कई नामी वकीलों के पास गया और खूब पैसे खर्च किए। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। जिला कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। तब संबंधित कोर्ट्स में नए सिरे से अपील करनी पड़ी। मां की मौत और पिता की चिंताजनक हालत का हवाला देकर उसकी जमानत के प्रयास किए गए। कालू की मां की मौत के बाद सुधा का पिता भी अब अपने तेवर ठंडे करने लगा था। उसने इस बार बिचौलियों की बात पर गौर करना शुरू कर दिया और समझौते की राशि 3 लाख की मांग की। अगर उसे पहले ही राशि लेनी थी तो इतने दिन तक चुप क्यों रहा? हरप्रसाद ने 1 भी रुपया देने से मना कर दिया, जिससे बीच वाले लोग नाराज होने लगे। सबने हरप्रसाद को समझाया कि 3 लाख देने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ इतने रुपए लुटाए हैं वहाँ 3 लाख और सही। हरप्रसाद ने कहा, पहले 3 के स्थान पर 4 ले लेता तो कोई बात नहीं थी। अब मेरी पत्नी भी मैंने खो दी है, बेटे को जेल भेज दिया है, और फिर भी इतने रुपए मैं क्यों दूं? जो भी सज़ा मिलेगी हम उसे भुगत लेंगे। वकील का प्रयास रंग ला रहा था। कालू की जमानत हो सकती थी कि सारे राज्य में वकीलों ने सरकार की बात का विरोध करते हुए हड़ताल शुरू कर दी। 15 दिन तक वकीलों की हड़ताल से अब तक के सारे प्रयास बेकार हो गए। जल्दी जल्दी सुनवाई अब नहीं हो रही थी, क्योंकि 15 दिन में पुराने केस भी बढ़ गए थे। पिछले केसों के कारण सुधा कालू के केस की सुनवाई नहीं हो रही थी। अगर हड़ताल नहीं होती तो शायद कालू की जमानत हो जाती। हरप्रसाद को फिर समझाया गया और समझौते की राशि 1.5 लाख तय हुई, जिसे 1 हफ्ते में देना था। हरप्रसाद की आर्थिक स्थिति तो बिगड़ ही चुकी थी। कुछ लोगों की सहायता से उसने 1.5 लाख रुपए सुधा के पिता को भिजवा दिए। अगली सुनवाई में सुधा के पिता ने अपने बयान बदल दिए और कालू की जमानत के साथ अगली सुनवाई में रिहा कर दिया। अब कालू पर कोई केस नहीं था। उसे निरपराध मानते हुए सुधा के पिता को खूब लताड़ा गया और 1 महीने जेल में रहकर कालू अपने घर आ गया। कालू की बहन भी अपने किसी रिश्तेदार से घर से जो अब वापस आ गई थी। कालू, हरप्रसाद और उसकी बेटी तीनों 1 साल के बाद मिल पाए थे। 1 साल तक दोनों भाई बहन अलग अलग स्थानों पर छुपते रहे थे। अब हरप्रसाद जल्दी से जल्दी पहले अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। उसने उसके लिए एक योग्य लड़का देखना शुरू कर दिया। घर में समझदार महिला नहीं हो तो घर संभालना बड़ा मुश्किल होता है। हरप्रसाद को डर था, एक बार बदनाम हो जाने पर अपनी बेटी का विवाह वह कैसे कर सकेगा। अब हरप्रसाद ने अपनी बेटी का विवाह तो कर दिया, वह भी एक बड़े घर में। अब दोनों पिता पुत्र ही रह गए। खाना बनाने वाला कोई नहीं था।
वक्त की मार ने हरप्रसाद के घर को बिखेर कर रख दिया था। कर्ज सिर पर चढ़ गया और विदुर बाप बेटे ही दोनों रह गए। वंश बढ़ाने की अभिलाषा भी धरी की धरी रह गई। गांव के ही एक व्यक्ति ने अपने मामा की पोती से कालू का विवाह करवा दिया। कालू की दूसरी शादी हुई तो घर घर जैसा लगने लगा। पहले वो घर सूना सूना बहुत बुरा लगता था। 1 बरस के बाद कालू के एक बेटे ने जन्म लिया। हरप्रसाद अपना सारा दुख भूल गया। छोड़ा हुआ काम फिर शुरू हो गया। जीने के लिए भी तो कुछ सहारा होना चाहिए। बिना उमंग बिना कारण तो पशु ही जीते हैं, मनुष्य नहीं। इंसान अकेला नहीं जी पाता, अपनी आयु को ही पूरा करता है। 2 साल बाद कालू की पत्नी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 साल में 2 बच्चे हो गए। अब उस घर में चहल पहल होने लगी। अब उस घर में फिर से खुशियां लौट रही थीं। हरप्रसाद का परिवार बढ़ रहा था। अब वो दुगने उत्साह से काम करने लगा। धीरे धीरे हरप्रसाद ने सारा कर्जा भी चुका दिया और एक बेटी ने भी कालू के यहाँ जन्म ले लिया। बेटी के जन्म के बाद तो जैसे साक्षात लक्ष्मी ने अवतार लिया हो। अब दोनों बाप बेटे के व्यापार में अधिक लाभ होने लगा और उन्होंने ट्रैक्टर भी खरीद लिया। अब स्वयं के ट्रैक्टर से जिन्स भरकर लाता और ले जाता और व्यापार खूब उन्नति कर रहा था। लोग आपस में बातें करते। विधाता का खेल कोई नहीं समझ पाया। कुछ 1 साल पहले ही हरप्रसाद को भोजन के लाले पड़ रहे थे। आज गांव का हरप्रसाद धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। अब पहले से भी ज़्यादा वह अमीर हो गया। 3 पोते पोतियों से वैसे भी घर अच्छा लगता। जो भी गहने जेवरात हरप्रसाद ने खोए थे उनसे ज़्यादा अब उसने बनवा लिए थे। अब ज़्यादा पैसा आने लगा तो उसके साथ कुछ दुर्गुण भी आने लगे। तुलसीदास जी ने कहा था, ऐसो को उदार जग माही, प्रभुता पाई ताही मद नाही। राम प्रसाद को भी अब मद होने लगा था। वो पहले दुख को भुलाने के कभी कभी जो शराब पी लिया करता था, लेकिन अब तो हरप्रसाद रोज़ शराब पीने लगा और पीकर आस पड़ोस के लोगों को गाली गलौज करने लगा। अब शराब पीकर लोगों को झगड़ा करना और गाली गलौज करना उसका रोज़ का काम था। कई बार तो नौबत मार पीट पर आ जाती थी। एक दिन हरप्रसाद से दूसरे शराबी के साथ उसका झगड़ा हो गया। हरप्रसाद का सिर फूट गया। कुछ दिन के आराम के इलाज से वह फिर ठीक हो गया, लेकिन उसके पीने की आदत कम नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब हरप्रसाद ने रात दिन पीना शुरू कर दिया। हरप्रसाद की पत्नी गुजर गई थी, इसलिए लोग समझते थे कि एकाकी जीवन के कारण वो शराब का सेवन अधिक करता है। हरप्रसाद के दिन रात पीने से उसके बेटा और बेटे की बहू उसको भला बुरा कहने लग जाते। कालू अपनी पत्नी और अपने पिता दोनों को शांत कर देता, लेकिन अब रोजाना का यही काम था। कालू की पत्नी ने तंग आकर अपने ससुर को खाना देना भी बंद कर दिया। हरप्रसाद ने अपनी शादी करने का विचार किया। 40 साल के विदुर का विवाह इतना आसान नहीं था। लोग समझाते कि इस आयु में विवाह करना ठीक नहीं रहेगा। हरप्रसाद को तो जैसे अपने पैसे पर घमंड था। उसने एक विधवा से विवाह कर लिया। एक तरह से एक विधवा को अपनाकर उसने अच्छा ही किया, लेकिन कालू को और उसकी पत्नी को ऐसे करने से बहुत बुरा लगा। हरप्रसाद ने अपनी खेती की जो भूमि थी उसका आधा हिस्सा कालू को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया और एक अलग मकान भी बनवा लिया। 2 साल बाद हरप्रसाद के एक बेटे ने जन्म लिया। हरप्रसाद और उसकी पत्नी रेवती बहुत खुश हुए। रेवती अपनी एकमात्र बेटी का विवाह कर चुकी थी। रेवती अपनी अकेलेपन के जीवन को मेहनत के सहारे काट रही थी।
क्योंकि वह अपने संसार में अकेली थी और एक ही बेटी थी, उसका उसने विवाह कर दिया था और उसके पास मात्र एक खेत था जिसके सहारे वह अपने भविष्य को सुखद होने की कल्पना कर रही थी। एक दिन राम प्रसाद रेवती की फसल लेने उसके घर गया। रेवती अकेली थी। हरप्रसाद ने उसे सहानुभूति दिखाई और रेवती उस सहानुभूति पर पिघल गई और हरप्रसाद के साथ अपने भविष्य की नींव रखने की सोचने लगी। दोनों ने एक होने की सहमति व्यक्त की। हरप्रसाद उसके बाद कई महीने तक उससे नहीं मिल पाया था। जब कालू की पत्नी ने खाना बंद कर दिया देना तो हरप्रसाद फिर रेवती से मिला और शादी की बात की तो रेवती राजी हो गई। रेवती ने अपने व्यवहार से हरप्रसाद का पीना कम करवा दिया। जब एक नन्हे से बच्चे ने हरप्रसाद के घर जन्म लिया तो वह सब कुछ भूल गया। शराब पीना, दुखी होना, गाली देना, हर एक को कोसना, हरप्रसाद ने सब छोड़ दिया। हरप्रसाद ने फिर से उमंग के साथ जीना शुरू किया। हरप्रसाद के जीवन में फिर एक नया मोड़ आ गया था। हरप्रसाद और रेवती अपने बेटे को अपने जीवन का सहारा मानकर खुश रहते थे। कालू की पत्नी रेवती के आ जाने से मन ही मन उससे जलने लगी थी। भले ही घर अलग अलग था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जो जायदाद अकेले कालू को मिलने वाली थी उसका एक और हकदार आ गया। हरप्रसाद अब अधिक मेहनत करने लगा। नए उत्साह और नए सपनों के साथ दोनों पति पत्नी अपना जीवन बिता रहे थे। हरप्रसाद अभी भी कालू को उतना ही चाहता था जितना कि पहले चाहता था। उसे एक ही बात का मलाल था कि कालू की पत्नी ने उसे खाना देना बंद कर दिया, जबकि उसके लिए ट्रैक्टर, भैंस सब उसी ने खरीद कर दिए थे। हरप्रसाद अपने बेटे कालू के परिवार के पालन की सारी व्यवस्था कर चुका था और कमा भी रहा था। हरप्रसाद ने इसी कारण से दूसरा विवाह कर लिया। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, कोई भी लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकता। जिसकी जैसी सोच उसका वैसा ही मत। ग्राम पंचायत के चुनाव आ रहे थे। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत के चुनाव में लोग अपना अपना भाग्य आजमाते हैं। गांव का सरपंच होना भी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं। एक पद के लिए 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। लालच, भाई भतीजा वाद और झूठे वादे चलते हैं। हरप्रसाद का तो परिवार भी नहीं था। केवल 4 वोट थे, जिनमें 2 कालू और उसकी पत्नी के थे, और कालू की पत्नी तो वैसे भी उसे जिताना नहीं चाहेगी। कुछ लोगों के कहने पर हरप्रसाद ने भी अपना नामांकन भर दिया। ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहे थे, त्यों-त्यों जनसंपर्क बढ़ गया। हरप्रसाद अकेला रेवती के साथ अपने लिए वोट मांगने जाता, जबकि अन्य प्रत्याशी जितने भी थे सब खूब जुलूस लेकर चलते थे। मतदान हुआ और हरप्रसाद 74 वोटों से विजयी हो गया था और गांव का सरपंच बन गया। कुछ लोग जो उससे मन ही मन जलते थे, उन लोगों ने हरप्रसाद को हराने की भरकस कोशिश की थी, लेकिन फिर भी बिना खर्च हुए उसे गांव की सरपंची मिल ही गई। हरप्रसाद ने सभी गांव वालों का आभार व्यक्त करते हुए एक सामूहिक भोज का आयोजन किया। कालू और उसकी पत्नी उसके सामूहिक भोज में खाना खाने नहीं आए। रेवती ने अपने बेटे का नाम हर्ष रख लिया था। हर्ष वैसे भी हंसता रहता था। रेवती अपने कामों में लगी रहती और हर्ष अपने झूले में पड़ा किलकारी मारकर हंसता रहता था। भूखा होने पर रोने की बजाय अपने पैर के अंगूठे को चूसता रहता था। रेवती पर अब काम भी बढ़ गया था, क्योंकि सरपंच पति से मिलने वाले लोग उसके पास आते ही रहते थे। सबको चाय बनाकर पिलाना, पानी पिलाना और कभी कभी तो नाश्ता और खाना भी खिलाना पड़ता था। एक दिन रेवती पानी लेने दूर गई। हरप्रसाद घर पर नहीं था।
क्योंकि जो घर में बोरिंग था वह बिजली में कुछ कमी होने के कारण बंद पड़ा था। घर पर किसे छोड़कर जाऊं, यही रेवती की समझ में नहीं आ रहा था। तभी रेवती पड़ोस की एक छोटी सी लड़की को हर्ष के पास बिठाकर पानी लेने के लिए चली गई। आधे घंटे बाद रेवती वापस आई तो हर्ष के पास टूटी चूड़ियाँ, सिंदूर और न जाने क्या क्या सामग्री पड़ी थी। हर्ष सोया हुआ मिला, वो लड़की घर के बाहर खेलती मिली। रेवती को यह सामान देखकर किसी टोने टोटके का अंदाजा हुआ। रेवती बहुत ज़्यादा डर गई। शाम को उसने अपने पति को सारी बात बताई तो उसने सबसे पहले पूरे गांव के लिए पानी पीने के लिए जो नलकूप लगवाने की सोची। हरप्रसाद सब काम छोड़कर शहर गया और गांव की पेयजल की समस्या दूर करने का प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय में दिया। हरप्रसाद को आश्वासन दिया गया कि पेयजल की बहुत जल्दी व्यवस्था कर दी जाएगी। हरप्रसाद के इस कदम से सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। हरप्रसाद के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए तीसरे दिन सर्वे करने कुछ लोग आ गए। उनका कहना था पेयजल हेतु आरओ प्लांट लगाया जाएगा। गांव वालों ने हरप्रसाद का आभार व्यक्त किया और उसे सरपंच चुनकर उनको अच्छा लगा। हरप्रसाद ने ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में सबसे एक निवेदन किया कि सभी लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। सबके घरों के आसपास सफाई होगी तो बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। हरप्रसाद ने सफाई कार्य हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर भी कुछ लोगों को लगवा दिया था। गांव जो 5 दिन में ही गांव जो बदल गया था। अब हरप्रसाद ने कई कार्यों की सूची बना ली और प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें पूरा करने का निश्चय कर लिया। हरप्रसाद के प्रयासों से उस क्षेत्र की काया पलट हो गई। लोग सुखी रहने लगे। समय का चक्र ऐसा ही है, कुछ ना जाने कब बदल जाए। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद फिर से हरप्रसाद अपने आप को संभालने लगा था और उसने अपने आप को संभाल भी लिया, जिसमें उसकी पत्नी का सहयोग अधिक रहा था। रेवती बहुत ही मेहनती और समझदार महिला थी। हरप्रसाद के साथ उसने अपने जीवन को नए रास्ते पर डाला, बल्कि लोगों को भी नई राह दिखाई थी। अपनी सच्चाई पर रहने वाला और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। अपने पति के देहांत के बाद भी उसने संतोष का साथ जो अपने जीवन को जिया था। जो भी मेहनत से रूखा सूखा मिल जाता था, रेवती उसी में संतुष्ट रहती थी। आज जब उसके पास, उसके पति के पास खूब धन है तो ऐसा नहीं है कि वह अहंकार में रहती हो। आज वो सबसे ज़्यादा समझ से काम लेती है, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देती। अपने सौतेले बेटे कालू को भी उसने माफ़ कर दिया। रेवती ने कालू और उसकी पत्नी को फिर से अपना लिया। हरप्रसाद ने तो उसका खूब विरोध किया कि इस कालू की पत्नी ने हमारे बेटे की जान लेने की कोशिश की थी, तुम फिर भी उसका विश्वास कर रही हो। रेवती ने हरप्रसाद को समझाया कि सब समय का खेल है, कब इंसान किसी का दुश्मन बन जाए और कब मित्र बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो बीत गया उसे भूलकर नए सिरे से संबंध जोड़ना ही जीवन है। पति पत्नी में खूब विवाद होता, लेकिन फिर भी समझौता करना पड़ता है। अपने अपने अहम के कारण जीवन को नरक नहीं बनाना चाहिए। हरप्रसाद को नेतागिरी से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो किसी न किसी काम से शहर भागता रहता था। तब उसकी अनुपस्थिति में रेवती घर खेत का काम संभालती। रेवती को सारी जिम्मेदारी संभालते देखकर कालू ने उसका सहयोग करना शुरू कर दिया। कालू की पत्नी ने भी रेवती को अब अपनी सास मान लिया था, क्योंकि रेवती का व्यवहार हमेशा उसके प्रति प्यार भरा ही रहा। अब घर का काम दोनों सास बहू मिलकर निपटा लेती, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता था। कालू भी जमकर मेहनत करने लगा था और अच्छी फसल पैदा होने लगी थी। अब
हर प्रसाद का घर एक सुखी परिवार उसको मिल गया और सुखी परिवार रहने लगा। सब लोग सुख से रहने लगा। हर प्रसाद का घर अब एक सुखी परिवार बन गया था और लोगों के लिए मिसाल बन गया था। दोस्तों, किस्मत का कुछ पता नहीं कब क्या खेल दिखा दे, इसलिए इस पर भरोसा करके अपने कर्म करने चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।